नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हरियाणा में जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। कल बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को बांटने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। इस साजिश में कांग्रेस के चट्टे बट्टे शामिल हैं। पीएम बोले कि देशभक्त हरियाणा ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सत्ता से दूर कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी होती है। देश और समाज को दांव पर लगाने से कांग्रेस पार्टी नहीं हिचकती। कांग्रेस पर हर संस्था पर दाग वो लगाना चाहती है। लोकसभा के नतीजों के बाद चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाने की भी कोशिश हुई। और ये जो प्रधानमंत्री का हमला था, इसके अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दूसरी बार जोरदार हमला बोला। और वो तब बोला जब वो महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश को खत्म करने पर तुली हुई है। सुनवाते हैं आपको उनके बयान। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को किस इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बता रहे हैं? दरअसल इसके पीछे हाल ही में इनकम टैक्स के छापे के बाद आई एक रिपोर्ट, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से छापा। इस रिपोर्ट में देश के कुछ बड़े एनजीओ की भूमिका को लेकर गंभीर खुलासे सामने आए। इसमें 5 बड़े एनजीओ पर देश में विकास के विरोध में एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 में से 4 एनजीओ की 75% जो फंडिंग है वो विदेशी स्रोतों से हो रही है। इसके लिए फंड का इस्तेमाल कॉरपोरेट घरानों के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ किया गया। ये भी कहा गया है कि 5 एनजीओ जो हैं वो वित्तीय रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये एनजीओ अपने अपने मिशन भी एक दूसरे से साझा करते हैं और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं। साथ ही इसके लिए प्रदर्शनों को हवा देने के अलावा वित्तीय मदद भी की जाती है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। शशि शेखर हैं वेम्पति, पूर्व सीईओ प्रसार भारती के। विक्रम सिंह जी, पहले मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी, प्रधानमंत्री मोदी की जो बात है वो आपने सुनी, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सुनी, क्या प्रतिक्रिया आप इस पर देना चाहेंगे? अदिति जी, एक सामान्य भारतीय होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा व्यथित, दुखित और चिंतित। कारण ये है कि क्या कारण है कि राष्ट्रीय पार्टी किस तरीके से विदेशी ताकतों के टुकड़ों पे पलने की कोशिश कर रही है। 5 एनजीओस तो एक मुखौटा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा अर्बन नक्सल्स, ये अर्बन नक्सल्स वो एक स्लो पॉइजनिंग है जो हमारे पूरे वातावरण को विषाक्त कर रहा है और किस तरीके से हमारे विकास को अवरुद्ध करे, रोड़ा अटकाए, किस तरीके से मनमाने तरीके से आंदोलन करे और एक नैरेटिव पैदा करे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जातीयता की बात, जातीयता जहां समाप्त होनी चाहिए वहां जातीयता का जहर घोलकर समाज में विघटन पैदा किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सिख अब कृपाण और पगड़ी नहीं पहन सकते हैं। अरे, जिन्होंने 84 में सिखों का नरसंहार किया, उनकी कोई औकात है कि सिखों के बारे में इस तरीके की अनर्गल और बेबुनियाद बात करें? क्या संविधान खतरे में है?
संविधान तब खतरे में नहीं था जब सन 1975 में आपने आंतरिक इमरजेंसी लागू की थी। इसके अलावा आपने ऐसा कौन सा हथकंडा है जो आपने फौज को हल्का करने की कोशिश की, आपने जुडिशरी के ऊपर आक्रमण किया, आज आपने निर्वाचन आयोग के ऊपर कहा कि हरियाणा के इलेक्शन के बारे में आपको बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन जो आपका उल्लू सीधा ना हो तो आप हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, उनके पवित्र दामन पर आप कीचड़ उछालते हैं। देश के विघटन की ये जो 5 एनजीओ जिनका नाम अतिथि जी आपने लिया, इसमें ऑक्सफैम है, अर्बन नक्सल की जो हमें विस्तार में, लेकिन जो वेब है, जो आर्थिक संपदा इनको प्राप्त हो रही है, आपस में नेटवर्किंग है और एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। अदिति जी, ये बड़ा खतरनाक खेल है। मेरा आह्वान होगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनको बिल्कुल एक तरीके से खत्म करने का समय आ गया। देश बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरीके की पीठ में चाकू घोंपने का। शशि शेखर जी, यहाँ पर पीएम कह रहे हैं कि वोटर ने इसी साजिश को अब पकड़ लिया है और इसी के कारण ये कांग्रेस पार्टी जो है उसकी हार हुई है। इसका आप कैसे विश्लेषण करते हैं? देखिए, काफी समय से एक तरह से नेक्सस जो है वो चलता आ रहा है। हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के समय पे भी जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है और एक्टिविस्ट ग्रुप्स है, ये भारत में लोकतंत्र पर कई सारे सवाल उठा रहे थे और एक तरह से शंका पैदा कर रहे थे कि भारतीय डेमोक्रेसी जो है वो फेयर नहीं है और जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो कल नतीजा आया हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा और भी महत्वपूर्ण, ये एक तरह से भारत के लोकतंत्र पर एक वैलिडेशन है। और जितने भी सवाल उठे थे इंटरनेशनल मीडिया में, उनको पूरी तरह से ये रिप्यूडिएट करता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि ये जो इकोसिस्टम है, ये आई थिंक बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि हमने देखा अभी जब हाल ही में प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए, यूनाइटेड स्टेट्स में गए थे, तब भी हमने देखा कि एक तरह से एक माहौल पैदा किया जा रहा था भारत को लेकर। अभी कल ही मैंने जब मालदीव्स के राष्ट्रपति भारत में आए, तब मैंने देखा कि फिर से इंटरनेशनल मीडिया में एक तरह से भारत की डिप्लोमेसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत एक्टिव है और ये हर कदम पर भारत के जो प्रगति है, जो विकसित भारत का जो एजेंडा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसको रोकने के लिए एक कंस्पिरेसी की तरह ये लोग काम करते हैं। और अभी हमने देखा कि जो बांग्लादेश में जो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं, इसमें भी क्लियरली ये जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स है इनका रोल बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। जी, शशि शेखर जी, यहाँ पर देश के 5 बड़े एनजीओस को लेकर भी हाल ही में खबर आई, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे। एनजीओस को विदेशी फंडिंग हो रही है और ये एनजीओ आपस में जुड़े हुए हैं और ये मिलकर अदानी, जेएसडब्ल्यू जैसे जो बड़े बिजनेस घराने हैं उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें बाधा डाल रहे हैं। क्या ये जो प्रधानमंत्री का आरोप है ये इससे भी जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल, बिकॉज ये जो भारत का जो इकोनॉमिक एजेंडा है, जो एक डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी है, इसमें बड़े उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो एक तरह से इन प्रोजेक्ट्स को स्लो डाउन करने के लिए, इन पे बाधा डालने का ये जो एजेंडा है, इसमें ये सारे जो एनजीओज है और इनके जो स्पॉन्सर्स हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं, इनका एक बहुत ही डीप नेक्सस है और एक आई थिंक बहुत ही ज़रूरी डिबेट है कि इस पे हम प्रकाश डालें और इनका जो अल्टीरियर मोटिव है इसको हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री का स्पीच था, आई थिंक वो काफ़ी हद तक इस विषय को हाईलाइट कर रहा। विक्रम सिंह जी, यहाँ पर देश के आम लोगों के खिलाफ काम करने का एक और आरोप कांग्रेस पर तब भी लगा था जब हिंडनबर्ग जैसी विदेशी संस्था के आरोपों को उसने एकदम से सच मान लिया था, ब्रह्म वाक्य मान लिया था और उसे हवा भी दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले जो देश के लाखों छोटे निवेशक हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जाने अनजाने भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश जो है उसका हिस्सा बन गई है? अदिति जी, जाने अनजाने नहीं, ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके की भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति हो और जो छोटे निवेशक हैं उनमें किंकर्तव्य विमूढ़ होने की स्थिति में आ जाए। जिस तरीके से आप घरानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हिंडनबर्ग के कंधे पे बंदूक रख करके। हिंडनबर्ग क्या है? अरे एक छोटा सा एक वो स्टडी ग्रुप होगा और ये तो प्रायोजित रिसर्च वर्क होता है। आप जैसा चाहेंगे नेत्र वैसे ही होंगे दर्शन, उस तरीके की घटिया रिसर्च करते हैं जिसका कि न कुछ सिर है न पैर है, और ला करके देश में हमारे उद्योगी घरानों को बदनाम करना, हमारी आर्थिक विकास के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगाना और व्यवधान उत्पन्न करना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना। जहां जहां पर उद्योग फल फूल रहे हैं वहां जाकर के उनके विरुद्ध जैसे
जिंदल स्टील है, जैसे हम अदानी पोर्ट्स वगैरह है, वहां पे जाकर के ऐसे मनमाने तरीके से आंदोलन खड़े कर देना जिसका कि कोई औचित्य भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि औद्योगिक घरानों का मनोबल गिराए और एक अलमबरदार बन करके, जनता के हितैषी बन करके उनकी मदद करने की आड़ में इस तरीके के फर्जी आंदोलन चलाएं। अब बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया, हिंडनबर्ग को लास्ट वर्ड नहीं है। और ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये बेनकाब हो चुके हैं और अब भारत के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। और ये समय आ गया है कि अब इनको बेनकाब करें, इन पांचों एनजीओस को, और जो विदेशी षड्यंत्रकारी जिनके कंधे पे बंदूक रख के की जा रही है। हम सक्षम हैं अपनी समीक्षा करने के लिए। हमें ऑक्सफैम और हिंडनबर्ग की जरूरत नहीं है। अदिति जी। बिल्कुल शशि शेखर जी, बीजेपी ने यहाँ पर ये भी आरोप लगाया कि भारत के खिलाफ एक टूल किट जो है वो काम करता है। पहले विदेश में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर वो रिपोर्ट जो है वो कहीं छपती है, फिर डिबेट शुरू होती है और फिर एनजीओ इस पर पब्लिक ओपिनियन जो है वो बनाने का काम करते हैं और फिर कानूनी दांवपेच जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से देश के आर्थिक विकास में जो बिजनेस घराने योगदान दे रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल एक तरह से कॉटेज इंडस्ट्री बन गया है कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं, जैसे आप देखेंगे कई सारे संस्थाएं हैं विदेश में जो हर साल रैंकिंग निकालते हैं, इंडेक्स बनाते हैं प्रेस फ्रीडम को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। तो ये एक सिस्टम बन गया है, बहुत ही डीप रूटेड सिस्टम बन गया है। और इनके जो सहयोगी है यहाँ, ये हर विषय पर न्यायालय में जाकर पीआईएल लगाते हैं। अब इन पीआईएल्स को लेकर भी अभी बहुत साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये बहुत ही बेसलेस पीआईएल्स है और इनका जो मकसद है ये बिल्कुल जो भारत का जो डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी है, जो मोमेंटम है प्रधानमंत्री मोदी जी का एजेंडा जो है उसको रोकना है, उसको उसमें बाधाएं डालना है। तो ये डीप रूटेड सिस्टम है और इसको हमें काउंटर करने के लिए कई सारे संस्थाएं खड़े करने होंगे। हमें बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड काउंटर्स एस्टैब्लिश करने होंगे, तब जाके ये पूरा जो एक मूवमेंट है इसको हम काउंटर कर पाएंगे। ये बिल्कुल जो रिएक्टिव मोड है उससे नहीं काम चलेगा, हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये गंभीर मुद्दा है काफ़ी। कांग्रेस पर यहाँ पर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने का भी आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया। कहा कांग्रेस अपने हित के लिए मुसलमानों को डराती है और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति को भी अब वोटरों ने नकार दिया है। और इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। आज वक्त की हमारे पास कुछ कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम सिंह जी और शशि शेखर जी, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री दशहरे के बाद ही शपथ लेंगे और इस बीच इन कयासों पर विराम लग चुका है कि बीजेपी यहां पर नेतृत्व परिवर्तन के बारे में विचार कर रही है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। हरियाणा में बीजेपी के जीत के नायक रहे नायब सिंह सैनी दिल्ली में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। करीब आधे घंटे तक चली इस अहम मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सैनी ने हरियाणा में मिली जीत पर पीएम को धन्यवाद दिया। नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा भी की। जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई है, उसका परिणाम है। हरियाणा में महज कुछ ही महीने पहले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी वहां हार रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने बूते तीसरी बार सरकार बना ली। माना जा रहा है कि इसके पीछे एक ओबीसी मुख्यमंत्री लाने का दांव सही पड़ा। इससे असंतोष से निपटने में भी मदद मिली। बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने भी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया।
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस सूझबूझ के साथ, जिस मार्गदर्शन में तमाम भारतीय जनता पार्टी की टीम और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद लिया है और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नई सरकार के गठन को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी उन इलाकों और जातियों को साधने की कोशिश करेगी जहां पर उसका प्रदर्शन कमजोर रहा है। यह भी हो सकता है राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी बीजेपी उप मुख्यमंत्री बनाए। चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हो गए थे, लेकिन चुनावी नतीजे ने नायब को नायक बना दिया। प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की। इससे नायब सिंह सैनी को नई ताकत मिली है। इस लिहाज से अगला कार्यकाल उनके लिए कुछ आसान भी होगा, कुछ उम्मीदों और कुछ चुनौतियों से भरा भी। नई दिल्ली में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और हॉट टॉपिक में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।